पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान से एक बार फिर से महरूम हुई है। अभी इस पर हतमी फैसला आना बाकी है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं अभी उन्हें भी सुना जाएगा। पहले इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उनके वकील को नहीं सुना गया। आप किस सिमत जाता ये मामला देख रहे हैं? पीटीआई के उम्मीदवारों को बल्ले का निशान मिल सकेगा या नहीं, या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर ही यह मामला हल होगा? बस कुछ फर्क ये है कि 2018 का इलेक्शन, 17 का इलेक्शन की तैयारियां और आज रिपीट तो हो रहा है जी। लेकिन फर्क ये है कि जो PMLN और नवाज शरीफ के फैसले थे वो सुप्रीम कोर्ट से हतमी तौर पे आ जाते थे कि सजा ब्लैक लॉ डिक्शनरी से निकाल के अकामा पे दे दी और पार्टी सदारत चीफ जस्टिस उस वक्त के जनाब साकिब निसार साहब ने छीन ली और हतमी फैसला दे दिया और इलेक्शन कमीशन ने वो नोटिफिकेशन कर दिया जो इन फील्ड है। और इनके लिए आसानी ये है कि फैसले वही हो रहे हैं लेकिन बहुत निचली सतह से हो रहे हैं। अब इनके पास इंट्रा कोर्ट अपील है और जो 9 तारीख को लग रही है, फिर सुप्रीम कोर्ट मौजूद है पीटीआई के पास। उस वक्त सेनेट का इलेक्शन था, अब आप जनरल इलेक्शन है। काम वही हो रहा है, हम दायरे के सफर में हैं। लेकिन सॉरी टू इंटरप्ट यू, बस आपसे जानना चाहेंगे आपका इसमें क्या मौकिफ है कि जो वो काम आप कह रहे हैं कि रिपीट हो रहा है, जो 2017-18 में भी हुआ, 23-24 में भी वही हो रहा है, उसका नुकसान सियासतदानों को, उनकी जमात को है, जमहूरियत को है, मुल्क की मईशत को है। आप समझते हैं कि ये ठीक है? वो जो रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है वो तो हम सभी देख रहे हैं, लेकिन जो नुकसान है वो एट द एंड तो अवाम का ही है। देखें, आप लोग बहुत जल्दी फौरन आ जाते हैं जब आपके मौक़िफ़ के ऊपर कोई जवाब नहीं मिलता। जी। जब मैं देता हूं तो जो मेरी मर्जी है मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूं। बिल्कुल। आपको समझने की जरूरत यह है कि जब आप एक मौक़िफ़ पेश करें कि जी ये हो गया पीटीआई के साथ, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये काम पहली दफा नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसे, और ये दोबारा हो रहा है और दायरे का सफर मैंने अभी कहा था तो आप आ गए बीच में। तो मैं ना ये जवाब पेश कर रहा हूं ना मैं वो जवाब पेश कर रहा हूं। मैं ये आपको बता रहा हूं कि ये पाकिस्तान की सियासी तल हकीकतें हैं कि जब एस्टेब्लिशमेंट नाराज होती है तो क्या होता है। एक नाराजगी वो थी जिसके बदले में नवाज शरीफ ने आके मरियम नवाज के साथ अरेस्ट दी और अपनी पार्टी को बचा लिया और सियासी मैदान में हर तरह के जिस तरह हुआ था ना महकमा ज़राअत इजाद, और फिर 50 के करीब उम्मीदवारों के आखिरी दिनों में टिकट वापस करा दिए गए। वापस से मुराद कि जमा ही नहीं कराने दिए। शेख वकास अकरम ने पूरे जिला झंग में कोई टिकट नहीं जमा कराया था, अगर आपको याद हो तो चेक कर लीजिएगा। ये मुख्तलिफ होते हैं, हर दफा के नए काम होता, नतीजा वही है। आप इसको और अच्छा और बुरा कहने के लिए तब आए जब आप दोनों को एकदम जायजा पेश करें कि पहले भी ये हुआ था, आज फिर वही हो रहा है। पिंडैट जो रिपोर्ट दे रही है वो यही कह रही है। 2018 के इलेक्शन भी मुतनाज़ा थे, 2024 के इलेक्शन भी मुतनाज़ा हो रहे हैं। चूंकि अब सोशल मीडिया पे पीटीआई और तरीके से वार करती है, PMLN और तरीके से काम करती थी। इन्होंने उसको पहले से ये क्वेश्चन बना दिया कि ये तो इंतखाबाती मुतनाज़े हैं। उस वक्त भी यही सारी सूरत थी। ये 5 साल पुरानी बात है, कोई बहुत ज्यादा मेमोरी की बात नहीं है कि भूल जाएं लोग। ये जब आप तकाबली जायजा पेश करेंगे फिर आप ये कह सकते हैं कि हाँ ना उस वक्त ठीक था ना आज ठीक हो रहा है। उस वक्त 9 मई नहीं हुआ था, ये फर्क है। इसलिए शिद्दत के साथ थोड़ा सा फील हो रहा है कि जब आप रियासत पे हमला करते हैं, उस रियासत के अंदर रहते हुए, नाराजगियां भी होती हैं लोगों की, आप तनकीद करते हैं, बात करते हैं, लेकिन आप अपने आम आदमी को उकसा के वहां नहीं ले जाते कि आप GHQ पे हमला कर दें, आप कोर कमांडर हाउस पे हमला कर दें, आप ISI के ऑफिस पे हमला कर दें। ये फर्क है। अगर हम इस फर्क को समझते हुए करेंगे तो जो पीटीआई की परेशानी है ना, तो आपको और मुझे समझ आ जाएगी कि क्यों शिद्दत है। उसकी वजह 9 मई है कि वो जो लोग सोचते हैं, जो फैसला कर रहे हैं, इस बात को छोड़ दें कि वो गलत है या सही है। वो कहते हैं फिर BLA और TLP में और PTI में क्या फर्क है कि वो भी स्टेट एसेट्स पे हमला करें और पीटीआई भी अपने ही लोगों के जरिए खुल्लम खुल्ला करें। अब उनके साथ जो कुछ हो रहा है उनको रियायत देखे ना, अदालतों में हर जगह से मिल रही है। सारों की जमानतें होती हैं, दोबारा नए केस में आ जाते हैं, हमदर्दी भी बनती है, फिर मुश्किल भी होती है। लेकिन लोगों को समझने की जरूरत है कि क्या उनकी तरफ से एक आम माफी आई उनके बानी चेयरमैन की तरफ से कि हाँ मैंने गलती की थी, मुझे सियासत कर लेने दें, मुझे मतलब केसेस हम फेस करेंगे लेकिन हमने की गलती। ये नहीं हुआ। वो तो कहते हैं कि जी जो मुझे पकड़ेंगे कमांडोज तो मेरे लोग जो हैं फिर कंटोनमेंट्स में जाएंगे। बस ये फर्क है, ये समझे तो हम मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी को थोड़ा सा भी रिलीफ चाहिए तो वो किसी भी सूरत में सानेहा 9 मई की मजम्मत कर दे। इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, कोई वैलिडी डेट नहीं है, किसी भी वक्त जो है ये मजम्मत की जा सकती है। लेकिन तहरीक इंसाफ को अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता राना साहब, तो जिस तरह दूसरी पार्टियों ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए हैं, इसी तरह हमने देखा कि पीटीआई ने भी करवा दिए। उन्होंने अपना डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन को दे दिया। और क्या ये भी जरूरी है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो आम इंतखाबात से
पहले ही हूं, पार्टी तो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है और पीटीआई के हवाले से अगर बात करें तो क्या ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन पहले ही हो जाना बहुत बेहतर है? देखें, थोड़ी सी रिसर्च पे मबनी क्वेश्चन हो ना तो फिर आपको इस सवाल की जरूरत नहीं। चलें आप अपना तज्जिया दे दें। 2021 से इलेक्शन कमीशन ये बात कह रहा था। आपको याद होना चाहिए कि शहबाज शरीफ को उन्होंने कहा कि यार कोई लोगों को दिखाने के लिए इलेक्शन करा लो। ये बात पीटीआई को लिख लिख के कही गई। 1 साल का टाइम मांगा। पीटीआई ने कहा हमारे इलेक्शन 5 साल बाद होते हैं। उन्होंने बताया कि आपका आइन 4 साल बाद कह रहा है। उन्होंने कहा मैं 1 साल दे दो। उन्होंने कहा जी 1 साल दे लो। ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो मौलाना फजलुर रहमान है उन्होंने पीटीआई के इलेक्शन के साथ ही इलेक्शन कराए हैं, लेकिन अपनी मुद्दत पे करा लिए। ये नहीं हुआ फलां कर दें, ढिमका कर दें, हमें टाइम दे दें। अच्छा, पीटीआई ये मौलाना फजलुर रहमान हो, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, इन सब के इलेक्शन उसी तरह हुए हैं जिस तरह पीटीआई के हुए। फर्क पता क्या है? एक ये कि ये कहते हैं हम तो सबसे बड़ी पार्टी और हम सबसे मुनफरिद, हमारे ऑनलाइन वोटर हैं, हमारा सिस्टम है। इनके 2 चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन्होंने खुद सैक किए, तस्लीम नूरानी और जो जस्टिस वजीउद्दीन थे, कि उन्होंने कहा इंतखाबी अमल में धांधली हो रही है। ये मैंने और आपने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। इस दफा ना फजलुर रहमान के इलेक्शन किसी ने चैलेंज किए, ना पीपल्स पार्टी के, ना नून के। इनके अपने लोगों ने चैलेंज की, चाहे वो मुतनाज़ा हो कि जी फलां ने चैलेंज किया, फलां ने चैलेंज किया। इलेक्शन कमीशन के पास इनके लोग गए, कोई और नहीं गया, किसी और जमात के लोग नहीं गए। लिहाजा ये सोचना कि जी इलेक्शन के नजदीक सिर्फ इनको कह रहे हैं, ये बात 2021 में हुई थी। 2021 में अदम एतमाद आई थी, कोई याद है आपको? नहीं आई थी। उस वक्त तो पेज एक था, कहानी एक थी, सबको आगे लगाया हुआ था और आगे लगाने का 10 साल का प्रोग्राम था। अब मसला यह है कि ये चीजें क्लैरिटी के साथ हैं, उस वक्त ये समझते नहीं थे, अब गए हैं फंस। लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि इनके पास रेमेडी के लिए हर जगह पे चांसेस मौजूद हैं। इन्होंने अब जब दोबारा भी इलेक्शन कराए तो इनको 52 एतराजात बताए गए, इनके मुखालफिन ने लगाया, इलेक्शन कमीशन ने इनके एक्ट रूल्स, ये जो चीज कहते थे वेबसाइट पे आया तो पता लगा 2 साल से वेबसाइट पे वो है ही नहीं। यही वो चीजें इनको फंसा गई। भाई अब आप जब 22, आप ध्यान में रखें, जब आप स्टेट से लड़ने जा रहे हैं या आप ट्रैफिक में रोड पे जा रहे हैं तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास अपनी चीजें पूरी होनी चाहिए। और राणा साहब, जिस रेमेडी की आप बात कर रहे हैं, अगर वो हो भी जाता है मामला, वो मिल भी जाती है, तो बानी पीटीआई का जो मौकिफ है, जो स्टांस है, वो तो हम देख रहे हैं कि बात तो वो फिर भी किसी से नहीं करना चाहते। जब वो पहले ऑपोजिशन में थे, हुकूमत में आ गए, फिर ऑपोजिशन में चले गए, अब जेल में भी मौजूद हैं। जो नैरेटिव है, जो बयानियां है, वो अभी भी रियासत के खिलाफ ही है, वो तमाम सियासी जमातों के खिलाफ ही है। बैठना तो वो भी किसी के साथ भी नहीं चाहते। तो मामला फिर आपको लगता है इसी तरह चलते रहेंगे? देखें, अगर वो नहीं बैठना चाहते, आपके प्रोग्राम में भी मैंने कई दफा कहा है कि बैठे बगैर गुजारा नहीं होगा। वो बैठना चाहते हैं सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के साथ। वो चाहते हैं कि लाड प्यार भी मुझे दोबारा एस्टेब्लिशमेंट दे, गोद में मुझे ले ले। वो नहीं ले रहे। उनको समझ आ गई। वो उन्होंने इदारा जाती फैसला किया। आप डीजीआईएसआई और डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भूल गए जब उन्होंने कहा था कि हफ्तों हमने अपने यहाँ उन आने वाली क़यादत के साथ गुफ्तगू की है जिनके ख्याल में हमें ये अपने आप को सियासत से पीछे हटाना होगा। अब जब सियासत से वो पीछे हटा रहे थे तो फिर ये रियासत पे हमलावर हो रहे थे। ये उसी जिसके खिलाफ मीर जाफर और मीर सादिक थे, उसको बंद कमरों में यानी ऐवान सदर में बैठ के ऑफर कर रहे थे एक्सटेंशन की। कोई एक बात नहीं है उनकी कि आप सिर्फ ये कह दें कि जी इतनी सिंपलिसिटी है कि जी वो तो बड़े अड़े हुए हैं। नहीं, वो अड़े हुए हैं कि जी आप सिर्फ मुझसे गुफ्तगू करें, इन सबको छोड़ दें। अब ये फिर उनका आर्ट था कि अगर वो सियासत जानते, वो समझते कि हाँ इसका रास्ता मुझे किस तरीके से लेना है, वो नए आर्मी चीफ की आमद पे 26 नवंबर को पिंडी में धरना देके ना बैठते कि इनको ना लगाएं, वो 9 मई ना करते। मैं आपको बार बार बता रहा हूं मसला सिर्फ 9 मई पे आया हुआ है, वरना सियासी जमातों ने सबने काम किए हुए होते हैं, बयानात दिए हुए होते हैं, तलखी हुई होती है, इदारों से शिकायत होती हैं, लेकिन फिर वो जवाबी शिकायत ही होती हैं, हमले नहीं होते। अच्छा आमिर साहब, आपने कहा ना कि मसला सिर्फ 9 मई का है, तो फिर थोड़ा सा यहाँ पे गाइड कीजिएगा कि फिर बात किससे की जाए? आया कि उनसे कि जिनके खिलाफ ये लोग हमलावर हुए, या फिर सियासतदानों से? इस वक्त पीटीआई के लिए रास्ता कौन सा बेहतर है कि अगर वो एक बार फिर से सियासी मैदान में दोबारा वापसी चाहते हैं? जमहूरियत किसी से कर लें अगर। बिल्कुल। देखें, जो वक्त होता है ना बात करने का, खान साहब को बड़े मौके मिले, उन्होंने हर दफा धुतकारा। अब मेरा ख्याल है अगर इलेक्शन होने जा रहे हैं ना 8 फरवरी को, तो उसके बाद ही बात होगी। आपको कल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला देखना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर किसी की सजा मुअत्तल नहीं होती तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता।
और खान साहब की सजा मुअत्तल नहीं हुई। पहले सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने इनको बाकायदा बताया, अत्तर में अल्लाह साहब ने कहा कि अब हम ये काम नहीं कर सकते चाहे लार्जर बेंच भी बैठ जाए। तो कल एक किसी की केस आई हुई थी, शायद खालिद लांगू का ही था, उसमें उन्होंने बताया कि ये मुमकिन ही नहीं है कि इलेक्शन लड़ने की किसी को इजाजत दे दी जाए। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि इलेक्शन तो नहीं वो लड़ रहे। अब अगला मरहला था जमानत का। अब वो अभी सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा चीफ जस्टिस ने ही बैठ के उनको वो जो कायम मकाम चीफ जस्टिस थे और अत्तर मिन अल्लाह थे, मंसूर शाह थे, इन्होंने इनको जमानत दी। जो पीटीआई के ट्रोल्स उनके बेंच की तश्कील पे उनकी ऐसी की तैसी फेर रहे थे रोजाना की बुनियाद पे, और जब जमानत हुई तो 3-4 घंटे उनको समझ नहीं आई कि ओहो ये तो सुप्रीम कोर्ट से हमें रेमेडी मिल गई, हमें जमानत मिल गई। अगर आप पॉइंट ऑफ लॉ पे जाएंगे, बात करेंगे, रास्ते सबके लिए हर जगह पे मौजूद हैं। लेकिन जब आप शुरू हो जाए काजी फायद ईसा की ऐसी तैसी फेरनी है, उनके पीछे पूरी अपनी दशनाम की ब्रिगेड छोड़नी है, और जो कि छोड़ी हुई है, तो आप मुझे बताएं आपको रास्ता कैसे मिलेगा? ये उन्होंने सोचना है। अब मेरे हिसाब से अगर आप पूछेंगे तो अब 8 फरवरी के बाद इनसे बातचीत का कोई इम्कान होगा या रास्ता खुलेगा, जो उन्होंने खुद खोलना है। ठीक है राना साहब, मौलाना फजलुर रहमान की बात कर लेते हैं। सिक्योरिटी पर हम देख रहे हैं उनके काफी तहफुजात हैं जो कि दुरुस्त भी हैं, जिस तरह से उनके उम्मीदवार की अगर हम बात करें, और खुद उनकी गाड़ी पर भी फायरिंग हो चुकी है, एक अटैक उन पर हो चुका है। तो JUIF के लोगों को वही टारगेट फिर कर रहे हैं जो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो ही ना, मुल्क में अफरा तफरी का माहौल बन जाए। तो JUIF जिस तरह से बात कर रही है कि उनकी बात को सुना जाएगा, इलेक्शन तो किसी सूरत डिले नहीं होने जा रहे हैं, लेकिन क्या इस मामले को किस तरह से हैंडल करेंगे? देखें, मौलाना फजलुर रहमान साहब को अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है, और पहले वो खुद कुछ हमलों में भी बचे हैं, कोई पहली दफा ये हमला नहीं हुआ जी। स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि वो सिक्योरिटी दे। अब वो चाहे वजाहत ये आ जाए कि उनकी गाड़ियां सिर्फ फ्यूलिंग के लिए आई हुई थी जब फायरिंग हुई थी, तो वो हो भी सकते थे गाड़ी में। ये एतराज हमारे यहाँ है हर सियासतदान के लिए। जब खान साहब को समझाते थे वो कहते थे नहीं मैं तो हर सूरत में पब्लिक में आऊंगा, मैंने नहीं रुकना। यहां हर सियासतदान जब उसको जलसों का हो जाए वो रुकता नहीं है। सिक्योरिटी के इदारे अपने सिक्योरिटी अलर्ट्स भिजवाते हैं, बताते हैं कि हमने कोई कन्वर्सेशन चेक की है, कि हमें कुछ पता चला है, और बहरहाल ये जिम्मेदारी अल्टीमेटली फिर उन्हीं के ऊपर है कि वो तमाम लोगों की, चाहे वो सियासतदान हो, आम आदमी हो, और हमारे इदारे ये काम करते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें नहीं बताई जाती जो सबूताज करने के लिए, दहशतगर्दी करने के लिए कार्रवाइयां होती हैं, उनको प्रियम्प्ट भी किया जाता है। कई दफा वाकयात हो जाते हैं, वो तो सामने आ जाते हैं। उनको इस्तेदाद बढ़ाने की जरूरत है, और इस इलेक्शन का माहौल बेहतर बनाने के लिए सबको जरूरत है। अब पीटीआई अगर लफ्जों की बजाय 9 तारीख को इंट्रा कोर्ट अपील में चली जाए पेशावर में, वहां से फैसला वो अपने हक में ले सकती है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ, 13 तारीख के बाद, 12 के बाद उनके लिए मुश्किल बढ़ जाएगी कि मखसूस नशिस्तों से वो हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि फिर बैलेट पेपर 14 तारीख से छपने चले उनके लिए तो आमिर साहब मखसूस नशिस्तों का मामला है, और हम देख रहे हैं मौलाना साहब को इलेक्शन कैंपेन करने के लिए भी खासे मुश्किलात दरपेश हैं। लेकिन नून लीग की तरफ अगर बात की जाए तो वहां पर टिकटों की तकसीम का जो मामला है ना, वो खासा गंभीर होता चला जा रहा है। मतलब सीट एडजस्टमेंट की बाकी सियासी जमातों के साथ तो मामला अलग, लेकिन अपने खुद के अंदर सिर्फ अयाज सादिक साहब और रोहेल असगर साहब वाला मामला नहीं है, एहसन इकबाल साहब और दानियाल अजीज साहब वाला भी मामला सामने। इसके अलावा भी मजीद दीगर मामला होंगे जो कि आपकी नजरों से भी गुजरे होंगे। इस सारी सिचुएशन को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखें, इस वक्त यही सूरत हाल रायविंड में बैठे हुए नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उनके पार्टी के लीडर्स, जो पिछले परसों से शुरू हुई है रिव्यू, बोर्ड खत्म हो चुका है। अब ये जो शिकायत है, ये जो सीट एडजस्टमेंट है, यही वो हो रहा है। जैसे कल बलोचिस्तान उन्होंने क्लियर कर दिया, आज हो सकता है सिंध और केपी वो क्लियर कर दें। मसला है बैटलफील्ड है पंजाब, और उसमें अगर आप गिनेंगे तो 8-10 ऐसी जगहों पे हैं कि जहां पे उनको डिसिप्लिन का भी खतरा होता है, और ये पहली दफा नहीं होने लगा। ये बड़ी जमातों के अंदर प्रेशर होता है, इसीलिए टिकटें पहले नहीं दी जाती, वो आखिरी दिन तक रोकी जाती हैं कि कहीं को हमारे अच्छे पोटेंशियल कैंडिडेट किसी दूसरी पार्टी में नाराज होकर ना चले जाए। इसलिए डिसीजन को पेंडिंग किया जाता है, और खासतौर पे जहां तनाजा हो। अभी कुछ दिनों में शायद आज पंजाब के भी कुछ हल्कों की रिलीज हो जाए कि जी ये क्लियर है, चूंकि जलसे शुरू होने हैं। को 25 से 28 जलसे प्लान किए हुए हैं एहसन इकबाल ने, वो बता रहे हैं सबको कि हाँ ये जलसे हमें मुख्तलिफ शहरों में करने हैं, और उनके तमाम लीडरशिप ने, जैसे मरियम नवाज है, शहबाज शरीफ है, और लाहौर डिवीजन में हमजा शहबाज जलसे करेंगे, और उन्होंने प्लान किए हुए हैं। अब ये सवाल आएगा, ओहो जी इनके साथ तो लोग ही नहीं है, तो फिर ठीक है लोग नहीं होंगे तो 8 फरवरी को हार जाएंगे। हमारा मसला है कि जो पार्टी मौजूद हो और अपने वोटर को 8 फरवरी को पोलिंग स्टेशन में ले जाए, और वो दिखा दे कि जी मेरे 8 फरवरी को पता चलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार आमिर इलियास राणा साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे।